नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भारद्वाज इंस्टीट्यूट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और हमने जो स्टार्ट कर रखी है एस्टेट की सीरीज वो हम पढ़ाएंगे और इसमें हम करवाएंगे आपको रीजनिंग, जीके और मैथमेटिक्स में पढ़ाऊंगा। मेरा नाम है लक्ष्य। तो स्टार्ट करते हैं हम सीरीज एस्टेट की, जैसे आप देख ही रहे हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हम करते हैं 2018 का, ये शायद एग्जाम है आपका, ठीक है। 61 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपको बताना है इसके अंदर 10, 12, 15 और 18 का पूर्ण वर्ग क्या होगा। न्यूनतम पूर्ण वर्ग, लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 15, 10 और 18, ठीक है। तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो हम ऑप्शन से भी इनको सोल्व कर सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होगा। देखो, ऑप्शन से हम देख सकते हैं कि दीज आर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। और देखो इसके अंदर जैसे एलसीएम लेके भी हम कर सकते हैं 10, 12, 15 और 18, ठीक है। तो हम 5 से चला देते हैं पहले इसको। 5 दूनी 10, 5 3 15 और 18। फिर 2 से चला लेते हैं, 2 1 2, 2 में 18। फिर 3 से चला लेते हैं, 3 दूनी 6, 3 1 3 और 3 दिया। तो आप देखोगे इसके अंदर क्या क्या है हमारे पास। 2 आया, एक तो जोड़ा, और एक क्या आया 3। तो कितना हो गया देखो, 2 दूनी 4 3 12, क्या हो गया 3 2 दूनी 4 3 12 हो गया। और एक जोड़ा 12 पंजे 60। अगर एक और जोड़ा लिया हूं मैं, अगर एक और जोड़ा लिया हूं मैं, 3 दूनी 6, देखो 5 दूनी 10 3 30, 3 दूनी 6 6 3 18, क्या होगा 6 3 18, 180 बन गई। अगर मैं एक और 5, एक और क्या ले आऊं, 5 लेके आऊं, क्योंकि इसमें क्या आपका देखो 2 जोड़े हैं हमारे पास, 2 के, 3 के भी हो गया हमारे पास एक जोड़ा। तो एक 5 हमारे पास, एक 5 और ले आऊं तो कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। अब नेक्स्ट देखो, रीजनिंग का क्वेश्चन है 62 क्वेश्चन। 62 क्वेश्चन क्या है, ब्लड रिलेशन से आया हुआ है, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं हम। देखो पढ़ो सी क्वेश्चन को। सी का पिता ए है और डी का पुत्र है, डी बी का पुत्र है और ए का भाई ई है। अगर डी की बहन सी है तो बी और ई का संबंध बताना है, ठीक है। तो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो, ए इज द फादर ऑफ सी एंड डी। तो देखो इसको कैसे करते हैं। सी का पिता ए है। देखो जो सी का जो पिता है वो कौन है, ए है। सी का पिता कौन है, ए। तो पिता जो होगा वो कहाँ आएगा, हमेशा ऊपर आता है। क्या आता है, ऊपर, ठीक है। डी बी का पुत्र है, इसको हम अलग लिख लेंगे। डी किसका पुत्र है, बी का पुत्र है। जो डी है वो क्या है, पुत्र किसका पुत्र है, बी का पुत्र है। डी किसका पुत्र है, बी का पुत्र है। नेक्स्ट देखो, ए का भाई ई है। ए का जो भाई है वो कौन है, ई। तो ए का भाई मैंने क्या बना लिया, ई, क्योंकि सेम जनरेशन में, इसलिए हम क्या रखते हैं, उसको सेम में रखते हैं, ठीक है। आगे देखो क्या है, डी की बहन सी है। जो डी की बहन है वो कौन है, सी। इसका मतलब ये है, जो ये क्या है, बहन है। किसकी बहन है, डी की। तो डी यहाँ पे आ जाएगा हमारा, और बी कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। तो अब बताना आपको बी और ई का संबंध बताना है। क्या बताना है, बी और ई का संबंध। इसका मतलब देखो, अगर आपके एग्जाम में क्या लिखा है, बी का संबंध, ठीक है, या फिर क्या लिखा है, हाउ बी इज रिलेटेड टू ई, हाउ बी इज रिलेटेड टू ई। तो इसका मतलब हमें किसके बारे में बताना है, बी के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है, बी के बारे में। देखो इसमें बी के बारे में क्या रिलेशन है, ये क्या है, भाई बहन है। तो इसका मतलब ये क्या होगी, पति पत्नी हो गई। ये क्या होगी इसमें, पति पत्नी। और पति पत्नी की हम क्या लिखते हैं, प्लस का साइन लिखते हैं। तो बी और इसका ए, तो बी क्या चीज है, बी क्या चीज है इसमें, साली। इसका मतलब सिस्टर इन लॉ इज आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 63 क्वेश्चन। देखो क्या दे रखा है इसमें आपको, ये कोडिंग का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, कोडिंग का ये क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या दे रखा है आपको, CERTAIN, CERTAIN और XVGL, ठीक है।
और सीक्वेंस का कोड दे रखा आपको, क्या चीज, ये चीज, और आपको बताना है MUNDA, ठीक है। अब देखो इसमें क्या दे रखा आपको, इसमें आपसे सीधा ही पूछ रखा है, अगर हम देखें, हमें अगर अपोजिट याद हो, क्या याद हो, अपोजिट, जैसे C का अपोजिट क्या होता है, X, E का अपोजिट क्या होता है, V, और R का अपोजिट क्या होता है, I, ठीक है। तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं इसको, M का अपोजिट क्या होगा, N होगा, U का अपोजिट क्या होगा, U का अपोजिट क्या होगा, F, और N का M, तो NFM देखो किस ऑप्शन में, सभी ऑप्शन में NMF है, इसको छोड़ के, ठीक है। नेक्स्ट देखो D का अपोजिट क्या होगा, W, अब W देखो और किसी तीन ऑप्शंस में है, ठीक है। A का अपोजिट क्या होगा, A to Z, अब Z देखो किस ऑप्शन में, ये ऑप्शन कट गया आपका। नेक्स्ट A to Z, N का क्या होगा, M, तो एक ही ऑप्शन में, इस ऑप्शन में भी M है। E का अपोजिट क्या होगा, EV, तो दिस इज आंसर, ठीक है। तो आपको अपोजिट याद होने चाहिए इसमें। तो नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके पास, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है रीजनिंग का। निम्न में से कौन सा शब्द डिक्शनरी के अक्षरों का प्रयोग करते हुए नहीं बनाया गया है, ठीक है। तो आपको देखना है कि जो डिक्शनरी है इसके अंदर ऐसे वर्ड कौन से है जिसे नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो इसके अंदर देखो पहला ही ऑप्शन RATI है, क्या है, RATI, इसके अंदर R भी है, A भी है, T भी है, I भी है, O भी है, N भी है, ठीक है। इस तरीके से ये भी बनाया जा सकता है, ये भी बनाया जा सकता है। और देखो जो NATIO, नेशन, नेशन में कितने एन है, दो, पर इसमें कितना एन है, तो ये क्या है, यही नहीं बनाया जा सकता इसके अंदर, नेशन वर्ड क्या है, सही है बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर उससे आ गया ब्लड रिलेशन से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ब्लड रिलेशन, ये ट्राई करना, आपके लिए क्वेश्चन है 65, क्योंकि सेम क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 66 क्वेश्चन बता देते हैं आपको, इंपॉर्टेंट है बिल्कुल 66। देखो 66 क्वेश्चन, 66 क्वेश्चन में क्या है, ब्राइटर शब्द के अक्षरों के कितने ऐसे युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है, इन हाउ मेनी पेयर द लेटर्स डज द वर्ड ब्राइटर कंटेन्स इन 2 लेटर्स पेयर। देखो ध्यान से देखो, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, पेयर लिखा हुआ है, हमें क्या बताने हैं, कितने पेयर ऐसे हैं, मैनी लेटर्स बिटवीन देम इन अ वर्ड इन अल्फाबेटिक्स ऑर्डर। देखो अल्फाबेटिक्स अगर ऑर्डर लिखा है आपके पास, अल्फाबेटिक्स ऑर्डर लिखा है, तो आप क्या देखोगे इसके अंदर, अल्फाबेट्स आगे से भी उतने होने चाहिए और पीछे से भी उतने पेयर बनने चाहिए आपके, ठीक है। तो देखो इसके अंदर हम ब्राइटर में देख लेते हैं, BRIGHTER, ब्राइटर। सबसे पहले क्या करोगे, इनकी आपकी नंबरिंग पता होनी चाहिए, या फिर डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं आप। बी के बाद क्या आता है, CDEFGHI, तो मतलब बी से तो पेयर बना ही नहीं हमारा, ठीक है। आगे देखो RSTUVWX, इससे भी नहीं बना, IJKLMN, इससे भी नहीं बना, मतलब इनसे तो बना ही। एक GH पे बन गया पेयर, किससे बन गया, GH पे, GHIJK। फिर देखो HIJK नहीं बना, TUV नहीं बना। और देखो अब इस साइड से हमने ले लिया लेफ्ट से राइट, क्या ले लिया, लेफ्ट से राइट हमने ले लिया। अब हमें अपोजिट भी लेना पड़ेगा इसके अंदर, क्योंकि अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट में क्या रखा है इसको। अब देखो RSTUVW, एक ये बन गया जोड़ा आपका, ठीक है। ई से देखो, ई से बनेगा EFGHI, EFGHI, एक ये जोड़ा बन चुका है इसमें। और देखो TUVWX, ये भी नहीं बनेगा आपका, HIJKL, ये भी नहीं बनेगा, ठीक है। ठीक है, तो बाकी कितने बनेंगे, 3 ही आपके बन रहे हैं इसके अंदर। तो आंसर क्या आएगा इसका, 3rd ही आंसर आएगा, कि 3 जोड़े ही ऐसे होंगे जो इसके अंदर बनेंगे, ठीक। आपको देखो क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए, अगर आपका ऑर्डर लिखा है, क्या लिखा है, ऑर्डर, और आपका सीरीज लिखा है, क्या लिखा है, सीरीज। ऑर्डर में तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे और
राइट टू लेफ्ट आएंगे, दोनों ही देखने हैं। सीरीज में हमें क्या देखना है, ओनली लेफ्ट टू राइट देखना है, या फिर आपके पास क्या हो, अल्फाबेटिक्स इंग्लिश अल्फाबेट्स हो, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे, ये क्वेश्चन हो गया अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैथ का है, इसमें सिंपल है बिल्कुल क्वेश्चन। देखो x की वैल्यू देखो क्या दे रखी है, 4। x की वैल्यू क्या दे रखी है, इसके अंदर 4 दे रखी है आपको। x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू कितनी है, 5 है इसमें, तो उठा के इसमें पुट कर दो। 4 बटा कितना है, 7 है आपके पास, माइनस y की वैल्यू 5 है तो कितना होगा 10, माइनस x की वैल्यू कितनी है 4, डिवाइड बाय 10 प्लस 4, ऐसे कर लेंगे इसको आप। तो देखो कितना आएगा, 4/7, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 6, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 14। तो एलसीएम ले लोगे आप इसका, कितना आएगा 14 आ जाएगा, 8 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और 6, तो 2 बटा कितना आ गया आपका 14, कहने का मतलब 1/7, 1/7 इसका आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बटा 7, ठीक है, वो कंप्लीट है तो क्वेश्चन। और देखो नेक्स्ट स्लाइड आपकी, अगला क्वेश्चन आपका मैथ का आ चुका है बिल्कुल दोबारा से। क्या है देखो, इन अ बिजनेस ए एंड सी इन्वेस्टेड अमाउंट इन अ रेशियो ऑफ 2:1, वेयर द रेशियो बिटवीन अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ए एंड बी विद रेशियो 3:2, इफ द टोटल प्रॉफिट इज दिस, तो हाउ मच अमाउंट बी विल रिसीव, ठीक है। तो ये क्या है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे वो देख लो। तो इसमें आपको दिया है ए एंड सी, तो हम सबसे पहले लिख लेंगे ए और सी का रेशियो कितना होगा, ए एंड सी का रेशियो होगा आपका 2:1, और आगे दिया आपको ए और बी का रेशियो कितना होगा 3:2। अब देखो इसमें हम देख सकते हैं क्या चीज कॉमन हमारे पास, ए कॉमन है, तो ए को हम क्या रख लेते हैं, बीच में रख लेते हैं, और इधर सी रख लेते हैं, इधर बी। देखो ए और सी रेशियो कितना दे रखा है, 2:1 दे रखा है हमें। अब देखो ए रेशियो बी कितना दे रखा है इसके अंदर आपका 3:2 दे रखा है। अब इसको हमें क्या बनाना है, सेम बनाना है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, ए और बीच बीच के निवेश का अनुपात 3:2 है, तो कुल लाभ निकालना है आपको, क्या निकालना है, लाभ। तो हम क्या करेंगे, इनके जो रेशियो है उनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की वैल्यू यहाँ पे 2 रख सकते हैं, 3 की वैल्यू यहाँ पे 3, तो 2 दूनी कितना हो गया 4, 6 और कितना हो गया 3, तो ये आपका किसका रेशियो आ गया, प्रॉफिट्स का रेशियो आ गया, ये आपका प्रॉफिट का रेशियो आ गया। और जो प्रॉफिट दिया है पूरे का जो प्रॉफिट आपका 1573 है, कितना है 1573, इसका मतलब 4 और 6 10 और 3 13, 13 की जो वैल्यू है वो कितनी है 1573 है आपकी। इसका मतलब हम निकाल सकते हैं, एक की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, एक की वैल्यू आ जाएगी 121, और हमें किसका लाभ निकालना है, बी का लाभ निकालना है, हमें लाभ निकालना है किसका, बी का लाभ निकालना है, और जो बी का लाभ है उससे 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी, तो जो आपका आंसर आ जाएगा 3 दूनी 6, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा ये, 13 से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे हम, इसमें करेंगे, बी की निकालनी है, तो बी का रेशियो कितना दे रखा है आपको, बी का रेशियो दे रखा है आपको 4, बी का रेशियो दे रखा है 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 484, तो आपका आंसर हो जाएगा, सेकेंड विल बी द आंसर 484 रुपीज, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एज प्रॉब्लम से आया हुआ है आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एज प्रॉब्लम से, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि एक आदमी अपने पुत्र से 14 वर्ष आयु में बढ़ा है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जो आपको दे रखा है उसको हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, जो आपको दे रखा है उसको हम मान लेते हैं। तो क्या है आपका, पुत्र की आयु कितनी दे रखी है आपको निकालनी है, पुत्र की आयु हमने मान ली, क्या मान ली, x मान ली, ठीक। अब क्या है, आदमी अपने पुत्र से कितना बड़ा है, 14 वर्ष बड़ा है, इसका मतलब अगर उसका पुत्र x है तो वो कितना होगा, 14 साल बड़ा होगा, ये इसका क्या होगा, सन होगा, और ये क्या होगा इसका फादर। तो 2 वर्ष बाद उसकी आयु, तो इसका मतलब अगर बाद लिखा है, अगर आफ्टर लिखा तो हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे उसमें, पुत्र की आयु की दुगनी होगी, कि उसकी आयु पुत्र की आयु की दुगनी,
उसकी आयु पुत्र की आयु की क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, दुगनी। और दुगनी होके क्या हो जाएगी, अगर दुगनी करता हो तो मैं इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है आपको। यहाँ से आ गया आपका 2x, 4 इज इक्वल टू x प्लस 16। तो x इधर आ जाएगा आपका 2x माइनस 2 इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखो आगे इसमें क्या करते हैं, 2x, तो 2x इज इक्वल टू आपका कितना आएगा, 40। 4 है ना इधर, ये तो रह गया 4। 2 टाइम्स चेंज होता है आपकी, ठीक है, और अपने पुत्र की आयु का दुगना है, ठीक है। 2x प्लस 2 2 4, ठीक है। यहाँ से x आ जाएगा आपका, यहाँ से 2x में से x गया, जब x आ जाएगा, और 16 माइनस 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 12, ठीक है। 12 विल बी द आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका क्या है, सीरीज का क्वेश्चन है। सीरीज के क्वेश्चन में देखो क्या चीज दे रखा है इसके अंदर, 10, 12, 28, 90, 360 और 1850 में आपको त्रुटि निकालनी है इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले देखो 10 और 12 में कितने का डिफरेंस है, या फिर ऐसे भी देख सकते हैं इसको, 10 दूनी कितना होता है, 12। 10 दूनी कितना होता है इसमें, 10 दूनी आपका 12 होता है, 10 दूनी 20, और 10 दूनी 20 में क्या जोड़ा हुआ है, डिफरेंस आपका इसके अंदर 8 आया हुआ है, 2 डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है इसमें, 2। अगले में जो डिफरेंस है आपका वो है आपका 16 का डिफरेंस है, ठीक है। या तो डिफरेंस करके कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं इसमें, 10 एकम 10 और 2 कितना होता है, 12। 12 दूनी 24, और 4 कितना होता है, 28। 28 की गुणा हम किससे करेंगे, फिर 4 से करेंगे, ठीक है। फिर 9 चौका कितना होता है, 36। 36 प्लस 9 चौका 36, 360 में 8 जोड़ेंगे, कितना आना चाहिए यहाँ पे, 368 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 68। तो इसके अंदर यहाँ पे 360 में क्या है, एरर है, इसमें आंसर आएगा आपका 360 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 71 क्वेश्चन। इसमें लिखा आपका 28 आमों के पेड़ों को 42 सेब के पेड़ हैं और 21 क्या है, संतरे के पेड़ को पंक्ति के आधार पर इस प्रकार लगाया जाता है कि इसमें प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के समान पेड़ होने चाहिए। अगर देखो कभी भी आपके पास एक ही प्रकार की चीजें पूछी जाए, कि एक ही प्रकार की संख्या पूछी जाए, तो हम हमेशा हम क्या लेते हैं, HCF लेते हैं। क्या लेते हैं, HCF हम लेते हैं इसके अंदर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको हम कहते हैं, जो हाईएस्ट होता है और कॉमन भी होता है, ठीक। तो 28 आपके क्या है, आम के पेड़ हैं, मैंगो के, और 42 आपके क्या है, सेब के पेड़ हैं, एप्पल के, और संतरे के पेड़ आपके कितने हैं, 21 पेड़। इसमें HCF लो। HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले लें, तो इसमें मेरे को दिख रहा है, सबसे पहले छोटी संख्या देखते हैं, 21। अब देखो 21 किसी पे जा रहा है, इस पे नहीं जा रहा है, 21 28 पे, 42 पे जा रहा है, तो 21 को तोड़ दो, किसमें तोड़ सकते हैं, 7 और 3 के अंदर। तो 7 एक ऐसी संख्या होगी जो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो, क्योंकि इसमें हमें क्या लगाना है, पेड़ लगाने हैं। और पेड़ कैसे लगाने हैं, हैव बी प्लांटेड सच अ रो, ईच रो कंटेन द सेम नंबर ऑफ ट्री, ईच रो कंटेन द सेम नंबर ऑफ ट्रीज कंटेन करेगा। तो सेम नंबर ऑफ ट्री हम लगाते हैं, जैसे इसमें लगाना है, आम के 7 पेड़ होंगे, ठीक है, उनकी संख्या कितनी होगी पंक्ति की, 42 कितने होंगे, और 21 संतरे के हैं पेड़, तो उनमें कितनी कितनी संख्या है। तो इसमें हम क्या करेंगे, HCF आपके पास आ चुका है, HCF को आप इससे डिवाइड कर दोगे, और 42 आपके पास, 42 को 7 से डिवाइड कर दोगे, और आपका 21 है, 21 को 7 से डिवाइड कर दोगे, 7 दिया 21, 7 6 42, और 7 चौका 28। तो आपके जो 28 क्या है, मैंगो के पेड़ हैं, उनकी जो पंक्ति होगी 7 7 की, वो कितनी बनेगी, 4 बनेगी, और 6 6 की बनेगी, आप 6 बनेगी, और 3 बनेगी। तो कितना होगा, 6 4 10 और 3 13, तो 13 विल बी द आंसर। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट देखो क्या आपके पास, पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है, ए की चाल बी की चाल से, स्पीड टाइम डिस्टेंस में से क्वेश्चन है। ए इज ट्वाइस एज फास्ट बी
and B is thrice as fast C. If the same distance is covered by C in 54 minutes, then in how many times will B cover? ठीक, इसको हम देख सकते हैं 72 क्वेश्चन। ए की चाल बी की चाल से दुगनी है, ए इज ट्वाइस, तो हम देखते हैं ए और बी लिख लेते हैं। ए की चाल क्या है, दुगनी है, इसका मतलब ट्वाइस है, किससे, बी से, ये लिख लिया हमने। अब लिखा है बी की चाल सी से तिगुनी है, तो बी की चाल हमने क्या ले ली, सी से 3 गुनी, तो बी की चाल 3 ले ली, उसके हमने 1 ले ली। तो इसको वही रेशियो से हम जो पिछले क्वेश्चन में किया था उसी तरह हम रिलेट करेंगे। बी को हमेशा क्या रखेंगे बीच में, क्योंकि बी 2 बार दिया हमारे पास, तो 2 रेशियो क्या आ जाएगा 1, और आगे लिखेंगे इसको 3 रेशियो 1। इसको कैलकुलेट करेंगे, देखो अगर 1 नहीं है तो 1 रख लेंगे, 3 नहीं है तो 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 1 एकम 1। तो आपका जो रेशियो है ये किस चीज का रेशियो आया, आपका स्पीड का रेशियो है। ये किसका रेशियो है, आपका स्पीड का रेशियो है, जो 6, 3 और 1 के अनुपात में। अब देखो इसमें क्या दिया हमें, हमें देखना है कि दूरी को चम्मन मिनट में तय करता है, दूरी को चम्मन मिनट में तय करता है, और ये हमारे पास स्पीड है। और स्पीड बताओ किसके अपोजिट, किसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब इस रेशियो को हमें क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि स्पीड का रेशियो दिया है, हमें क्या निकालना है, टाइम, क्योंकि हमारे पास क्या दिया है, टाइम दिया है हमारे पास। तो कैसे करेंगे इसको हम, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, जैसे 6, 3 है, इसको उल्टा कर दें, 1/6, 1/3 और 1/1। तो जो इसका एलसीएम आ चुका है वो आपका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 रेशियो, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 दूनी 6 2 रेशियो, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 6। तो आपका ये हो गया टाइम का रिलेशन, 1 रेशियो 2 रेशियो 6। और इसमें क्या दे रखा है आपको, सी का क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है, सी का टाइम दे रखा है इसके अंदर। तो सी का जो टाइम है वो 6, और 6 की वैल्यू कितनी है 54, 6 की वैल्यू कितनी है 54, 6 9 जा 54 होता है। और हमें क्या निकालना है, बी कितने समय में पूरा करेगा, बी कितना है 9 2 जा 9 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो ये आ जाएगा 18। तो आपका आंसर आएगा इसके अंदर 18। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो इसमें आपको टाइम स्पीड का रेशियो पता होना चाहिए कि टाइम और स्पीड का जो रेशियो है वो आपका अपोजिट होता है, और टाइम जो डिस्टेंस का वो रेशियो आपका क्या होता है, वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 73 क्वेश्चन। आयताकार प्लाट की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमश 50% और 20% बढ़ाई जाती है, तो इसमें क्षेत्रफल में कितने गुना वृद्धि होगी। तो इसमें हम कैसे करेंगे इसको, देखो इसमें हम रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं इसको, और सक्सेसिव मेथड से भी कर सकते हैं, पर इसमें रेशियो मेथड बहुत इजी रहेगा। कैसे करेंगे इसमें, देखो सबसे पहले आपके पास क्या दे रखा है, आयताकार प्लाट दे रखा है, जिसकी क्या दे रखी है, लंबाई, क्या दे रखी है, लंबाई मतलब लेंथ दे रखी है आपको, और क्या दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है। और इसके अंदर आपकी जो इंक्रीमेंट है वो 50% और 20% है। तो हमने देखा जो आपका रेक्टेंगल होता है उसका एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, और वही क्या आता है, आपका एरिया आता है। क्योंकि आपसे पूछ रखा है कि क्षेत्रफल में कितने गुना की वृद्धि होगी। क्षेत्रफल में हम कैसे देखेंगे, सबसे पहले जो इंक्रीमेंट है किसमें है, 50% है। 50% का इंक्रीमेंट का मतलब क्या होगा, कोई भी चीज 100 से कितनी हो जाती है, 150 हो जाती है। अगली क्या है, 20% बढ़ाना, इसका मतलब 100 से कितनी होगी, वो 120 होगी। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, काट भी सकते हैं, 0 से 0, यहां से ये कट गया, और ये ऐसे कर सकते हैं। तो यहां से कितना आ गया, 5 दूनी 10 आ गई, और 6 दिए कितना आ गया 18। तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, आगे काट सकते हैं। तो यहां पे आपका क्या आ गया, 5 और 9 आ चुका है, 5 और 9 आ चुके हैं। अब देखो आपसे पूछा है, ये नहीं पूछा है इसने कि कितने परसेंट वृद्धि हुई है, इसने पूछा है कितने गुना वृद्धि हुई है। तो कितने गुना की वृद्धि का मतलब कितना बढ़ा है, 4 बढ़ा है। कितना बढ़ा है, 4, किस पे बढ़ा है, 5 पे, तो 4/5 की वृद्धि हुई है इसके अंदर। तो आंसर क्या आएगा इसका, 4/5 विल बी द आंसर। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 73 हो चुका है हमारा, 72 भी हो चुका है, 74 ये मिक्सचर रिलेशन से आया आपका क्वेश्चन। इसमें देखिए आप
क्या कहा गया है, 10 लीटर दूध में 8% पानी है, इसमें कितना शुद्ध दूध और मिलाया जाए कि इसमें मिश्रण में 4% रह जाए, पानी कितना रह जाए 4%। तो इसको कैसे देख सकते हैं, अब देखो 10 लीटर दूध में 8% पानी है, 10 लीटर दूध में कितना पानी है 8%, 8% का मतलब इतना, तो इसका मतलब 0.8 है, कितना है 10 लीटर दूध में पानी कितना है 0.8, तो वाटर का जो लेवल आपका 0.8 आ गया। अगर 10 लीटर है तो मिल्क कितना आ गया 9.2 आ गया आपका, मिल्क कितना आ गया इसमें 9.2, और 4% रह जाए तो पानी कितना रह जाए 4% रह जाए, तो हमें बताना है कि कितना पानी इसमें मिलाया जाएगा, किस मिश्रण में पानी 4% रह जाए। तो कैसे करेंगे, ऐसे कर सकते हैं इसको, देखो 0.8 आपके पास, इसमें क्या किया जाए कितना पानी और मिलाया जाए कि जो मिश्रण आपका कितना रह जाए 4% रह जाए, यही इसमें लिखा हुआ। तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं इसमें आप, जैसे 8 0.8 इज इक्वल टू 40 प्लस 4x। तो यहां से आपका आ गया 80 इज इक्वल टू 40 प्लस 4x, और यहां से आ जाएगा 40 इज इक्वल टू 4x। आपका जो पानी आ जाएगा वो 10 आ जाएगा, तो 10 लीटर इसका आगे आ जाएगा आंसर। ऐसे कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है साइन थीटा और कोस थीटा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन ए माइनस कोस ए इज इक्वल टू 0 और साइन की पावर 4a प्लस कोस की पावर 4a। अगर आपको टेबल याद है तो डायरेक्ट आप इसको कर सकते हैं कि आपको साइन ए की क्या वैल्यू रखूं यहाँ पे कि 0 बन जाए, साइन ए की क्या, ठीक है। तो आप डायरेक्ट रख सकते हो, जो ए है आपका, जो थीटा रखो या फिर ए रखो, वो आप रख सकते हो सीधा 45 डिग्री। 45 डिग्री पे ए की जो साइन ए की वैल्यू होती है वो 45 डिग्री साइन ए, साइन 45 1/√2 और कोस 45 1/√2, ठीक है। इस तरीके से अगर हम रखें तो 0 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे भी हमें वही एंगल रखना पड़ेगा, साइन 45 डिग्री। तो कैसे रखेंगे, साइन 4a प्लस कोस 4a, दिस विल बी इक्वल टू साइन 45 डिग्री रखें अगर हम, और कोस 45 डिग्री। हमें पता होनी चाहिए वैल्यू की साइन 45 की क्या होगी, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और इसकी पावर 4, और इसमें 1/√2 इसकी पावर 4, 1/√2 की पावर 4 करें तो कितना आएगा 1/2 आएगा, 1/2 नहीं 1/4 आएगा, प्लस 1/4, तो ये आता आपका 1/2 आएगा। तो 1/2 विल बी द आंसर, 1/2 आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन किसमें है, एक नाव, ये आपका है बोट एंड स्टीम से क्वेश्चन आया इसके अंदर, एक नाव निश्चित दूरी को अनुप्रवाह में 1/2 घंटे में, तो पढ़ लेते हैं इंग्लिश में कि एक नाव निश्चित दूरी को 1/2 घंटे में तय करती है, जबकि उसकी दूरी को वापस आने में कितने में तय करती है 1.5 घंटे में तय करती है, ठीक। यदि नदी 5 किलोमीटर, देखो नदी दे रखी है ना इसके अंदर, नदी का मतलब ये धारा दे रखी है इसके अंदर, यदि जो नदी है आपकी वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बहती है, तो स्थिर पानी में नाव की चाल बताएं कितनी है, स्थिर पानी में नाव की चाल। तो कैसे बताएंगे इसको आप, ये बोट एंड स्टीम से क्वेश्चन है, आपको दे रखा है इसके अंदर अनुप्रवाह, अनुप्रवाह को हम कैसे लिख सकते हैं, अनुप्रवाह का मतलब होगा इंग्लिश में डाउन स्ट्रीम, और वापिस आने का मतलब होगा अप स्ट्रीम। तो कितना टाइम ले रहे हैं 1.5 घंटा। तो हम ऐसे देख सकते हैं, हम क्या मान सकते हैं, एक तो बोट की स्पीड मान सकते हैं और एक स्ट्रीम की स्पीड मान सकते हैं, ठीक। बोट की स्ट्रीम और स्ट्रीम की स्पीड, तो आपको देखिए नदी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बहती है, ठीक है। द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 5 किलोमीटर पर आवर, तो स्ट्रीम की जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर पर आवर है, ये हमें दे रखा है। और इसमें देखते हैं कि जो निश्चित दूरी डिस्टेंस इसमें कांस्टेंट है, डिस्टेंस क्या है कांस्टेंट। डाउन स्ट्रीम में हम क्या लिखते हैं, डाउन स्ट्रीम में हमेशा क्या होता है b प्लस एस होता है, डाउन स्ट्रीम में कितना होता है b प्लस एस, और उसी का जो टाइम दे रखा है आपको वो दे रखा है 1.5 घंटा, आधा घंटा। और जो अपस्ट्रीम है b माइनस एस, उसका जो टाइम दे रखा है आपको 3/2 दे रखा है।
तो इसके अंदर डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो हम ऐसे रख सकते हैं, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है आने का और जाने का, टाइम सेम लग रहा है, ठीक है, तो ऐसे रख सकते हैं कि b प्लस जो s है उसको जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, आधा घंटा लग रहा है, और b माइनस s है उसको जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है आपका 3/2 आवर जो दे रखा आपको। तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं 2 से 2। और एक और चीज, s की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 5 दे रखी है, s की वैल्यू 5 है जो हम रख सकते हैं, s की वैल्यू 5 है तो b प्लस 5 और इज इक्वल टू b माइनस 5, और यहाँ पे कितना आएगा आपका 3 आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ से आ जाएगा आपका b प्लस 5 इज इक्वल टू 3b माइनस 15। तो यहाँ आ जाएगा 3b उधर चला जाएगा तो 2b और 15 उधर चला जाएगा तो 20 आ जाएगा। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 10 आ जाएगी। तो b की वैल्यू आपकी 10 आ गई इसके अंदर। तो बोट की स्टीम पूछा था आपसे, नाव की स्पीड होती पानी में, नाव मतलब बोट की स्पीड पूछा आपसे इन स्टिल वाटर, तो आपका जो आंसर होगा वो कितना आ जाएगा इसके अंदर, 10 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन रीजनिंग का मिक्स क्वेश्चन दे रखे हैं इसके अंदर आपके। ये क्वेश्चन आपका ये कंपैरिजन का क्वेश्चन है, कंपैरिजन कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो इसके अंदर आप इंग्लिश में देख लो, पिट डार ये दे रखा है यू आर गुड, और डार टॉक पा गुड आर बैड, और टीम ना टॉक और दे आर बैड। तो इसमें हम कंपैरिजन करेंगे। अब इसमें हमें देखना है कि इसमें और इसमें क्या चीज कॉमन है, इसमें और इसमें क्या चीज, या फिर इसमें और इसमें हम कॉमन देख सकते हैं क्या चीजें हैं। इसमें कॉमन क्या है आपका, गुड है, इसमें कॉमन आपका गुड, और यहाँ पे क्या है आपका कॉमन, इसका कोड ये है आपका और इसका कोड ये, तो इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होगा आपका। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको कॉमन, तो यहाँ पे लिख के देख लेते हैं एक बार, पिट डार ना यू आर गुड, और एक का हमारे पास डोर टोक पा, इसका हमें दे रखा है गुड एंड बैड। तो इसमें दोनों में कॉमन है कुछ, तो एक चीज दिख रही है हमें कि कॉमन क्या है इसमें, मैं अलग पेन से दिखा देता हूँ। डार कॉमन है, क्या कॉमन है, डार। इसका मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता गुड का, यहाँ पे आपसे पूछा गया दे का, किसका पूछा गया दे का, अगर गुड का पूछा जाता तो डायरेक्ट हम क्या लिख देते, डार आएगा आंसर, क्या आएगा, डार। पर हमें पूछा गया है किसका, दे का पूछा गया है, तो दे हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे। तो इसका जो कोड है देखो, ना टाक दिया है यहाँ पे, ठीक है इसमें, तो आप डायरेक्ट भी देख सकते हो इसमें कि इसके अंदर आपको दे का जो कोड है वो टिम है, टिम सबसे अलग है इसके अंदर, टिम क्या है, सबसे अलग, तो टिम का कोड होगा इसके अंदर, आंसर आएगा टिम आएगा आपका इसके अंदर, डायरेक्ट देख सकते हैं इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डायरेक्शन से, नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्शन से है बिल्कुल, तो सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल डायरेक्शन से। देखो डायरेक्शन से, ये आपका ईस्ट हो गया, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है एंड ये साउथ। तो कह रखा है इसके अंदर साउथ ईस्ट इज कॉल्ड ईस्ट, साउथ ईस्ट इज कॉल्ड ईस्ट, तो साउथ ईस्ट ये हो गया आपका, साउथ ईस्ट इज कॉल्ड, साउथ ईस्ट इज कॉल्ड ईस्ट। इसका मतलब साउथ ईस्ट को क्या कहा गया है, ईस्ट कहा गया है। इसका मतलब यहाँ पे कितने का रोटेशन है, 45 डिग्री का रोटेशन है। आगे देखो क्या कह रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट इज कॉल्ड वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट इज कॉल्ड वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट कौन सा होगा आपका, नॉर्थ वेस्ट होगा आपका ये, नॉर्थ वेस्ट इज कॉल्ड, नॉर्थ वेस्ट इज कॉल्ड वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट इज कॉल्ड वेस्ट। यहाँ पे भी कितना है, 45 डिग्री का रोटेशन। इसका मतलब यहाँ पे 45 ही चल रहा है, तो आपको डायरेक्ट बताना है कि साउथ को क्या, नॉर्थ को क्या कहा जाएगा, नॉर्थ को आपका क्या कहा जाएगा, नॉर्थ को आ जाएगा नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि 45 डिग्री रोटेशन है, तो आंसर आएगा नॉर्थ वेस्ट विल बी द आंसर। ठीक, नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन आ चुका है अभी आगे, दो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है आपका, 79 क्वेश्चन आपका, कि तीन संख्याएं दे रखी है आपके, 3 नंबर्स
4p3 is added to 984 to get a 4-digit number 30q7. If the 13q7 is divisible by 11, then the value of q minus p. इसमें देखो क्या कह रखा है कि अगर आपको क्या रखा है इसमें 4p3 को किस में ऐड करूं 984 में, आपका कितना आता है इसके अंदर 13q7 आता है। तो आपको बताना है p और q की वैल्यू। अब देखो इसमें क्या दिखा रहा है और लास्ट में क्या रखा है कि दिस इज डिविजिबल बाय 11। तो आपको 11 का रूल पता होना चाहिए। जो ये संख्या है ये किससे भाग हो रही है आपकी 11 से भाग हो रही है। तो 11 का रूल क्या होता है, हमेशा अल्टरनेट नंबर को ऐड करके हमारे पास क्या आना चाहिए, या तो 0 आए या फिर क्या है घटाने पे 11 आए। तो देखो क्या होगा 1 प्लस क्यू को हम घटाएंगे किसमें से 7 और 3 कितना होगा 10, कि क्यू की वैल्यू क्या रखूं कि 0 आ जाए, क्यू की वैल्यू क्या रखूं कि 0 आ जाए। तो मैं क्यू की वैल्यू क्या रख सकता हूं यहाँ पे 9 रख सकता हूं, इसका मतलब तभी 0 आएगा हमारे पास। तो क्यू की वैल्यू क्या रखूं यहाँ पे 9, तो क्यू की वैल्यू मैं यहाँ पे रख सकता हूँ 9 रख सकता हूँ, क्यू की वैल्यू यहाँ रख सकता हूँ 9। अगर मैंने वैल्यू 9 रखी इसका मतलब 8 में क्या जोड़ू यहाँ पे तो क्या आएगा 9 आ जाए। तो 8 में क्या जोड़ू, एक वैल्यू रखी जाएगी किसकी p की, जब भी जोड़ने पे कितना आएगा 9 आएगा आपके पास। तो इसका मतलब p की जो वैल्यू आई आपकी 1 आई और q की वैल्यू आपकी कितनी आई 9। तो 9 में से अगर 1 घटाएंगे तो कितना आएगा आंसर 8 आएगा आंसर। ठीक है चलो आगे नेक्स्ट आपका क्या है बोर्ड मास से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको इसमें ऑप्शन से रखना पड़ेगा क्वेश्चन कि 9 7 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 10 कि यहाँ पे क्या वैल्यू रखूं मैं कि आपका जो आंसर क्या आ जाए ये सेटिस्फाई हो जाए, ये ऑप्शन क्या हो जाए सेटिस्फाई हो जाए हमारे। ठीक है तो कैसे कर सकते हैं इसको, तो इसमें आपको ऑप्शन रख के पुट करके देखना पड़ेगा। तो 7 क्या ऑप्शन रखे इसमें, जैसे पहला ही ऑप्शन अगर इंप्लीमेशन करें इसके अंदर, यहाँ पे आपके पास दे रखा है 9 दे रखा है और मल्टीप्लाई कितना दे रखा है आपके पास 7 और डिवाइड कितना दे रखा है 2 और थर्ड ऑप्शन आपका प्लस इज इक्वल टू कितना दे रखा है प्लस आपका कितना है इसके अंदर प्लस आपका दे रखा है इसके अंदर 2 के बाद 3 दे रखा है आपका और फिर इज इक्वल टू क्या दे रखा है 10। तो देखो क्या जो इज इक्वल टू 10 आ रहा है इसमें 7/2 करेंगे हम मल्टीप्लाई 9 करेंगे प्लस क्या करेंगे 3 तो क्या आ रहा है इसके अंदर 10 नहीं बन रहा कोई भी 10। तो सेकंड ऑप्शन ऐसे रखेंगे फिर थर्ड ऑप्शन रखेंगे इसके अंदर। तो एक बार थर्ड ऑप्शन रख के देख लेते हैं 9 है आपके पास प्लस आपका कितना है 7 फिर आपका क्या है माइनस फिर कितना है 2 और फिर मल्टीप्लाई आपका कितना है 3 इज इक्वल टू 10। तो सबसे पहले डिवीजन मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो कितना आता है 6 माइनस 7 प्लस 9। तो इसमें देख सकते हैं आप कितना आ चुका है इसके अंदर 10 ही आ रहा है इज इक्वल टू में। तो ये ऑप्शन क्या होगा आपका सही होगा बिल्कुल। ठीक है तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं आप अगला क्वेश्चन। अगले आपके क्या आ चुके हैं हरियाणा जीके का क्वेश्चन आ चुके हैं। देखो खिलाड़ी जिसने 2018 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता द प्लेयर हु वॉन द गोल्ड मेडल्स इन एशियंस गेम 2018। तो 2018 में क्या हुए थे एशियंस गेम हुए थे आपके और जो अब एशियंस गेम हुए हैं वो 2023 में हो चुके हैं 2023 में। और 2023 में जो गेम हो चुके हैं उसमें हरियाणा की तरफ से 2023 के अंदर कितने खिलाड़ियों ने जीता है पदक 33 ने पदक जीता है एशियन गेम जो चाइना में हुए हैं आपके। वैसे इसका जो क्वेश्चन आएगा आपका आंसर बजरंग पुनिया आएगा। क्या आएगा बजरंग पुनिया आएगा। तो अब 2023 में आपके जो गोल्ड पता होने चाहिए आपको सिल्वर पता होने चाहिए और ब्रॉन्ज पता होने चाहिए। 10 तो आपके क्या आए हैं गोल्ड आ चुके हैं 10 आपके 2023 में गोल्ड आ चुके हैं और आपके 17 क्या आ चुके हैं ब्रॉन्ज आ चुके हैं और 6 आपके क्या आ चुके हैं सिल्वर आ चुके हैं। ठीक है तो ये आपके आ चुके हैं गोल्ड। और ये जो कैटेगरी है अलग अलग ये अलग अलग कैटेगरी में जीती है इन्होंने, जैसे टीम कैटेगरी होती है ठीक और एक सिंगल प्रतिस्पर्धा में जीतते हैं। ठीक है वो चीजें। तो 81 क्वेश्चन हो गया आपका। अब आपका
82 क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, वो नदियों से रिलेटेड है, जो आपसे पूछ रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का साहिबी में समाहित नहीं होती है। देखो जो साहिबी नदी है, वो जो साहिबी नदी है ये क्या है, दक्षिण की सबसे बड़ी नदी है, दक्षिण की सबसे बड़ी नदी। तो इसकी जो सहायक नदियां क्या पूछ रखा है, नहीं है। तो सहायक नदी कौन कौन सी होती है इसकी, दोहान होती है, कशावती होती है और इंदौरी होती है। और एक ही क्वेश्चन आंसर, दृश्यवती जो है ये सबसे प्राचीन नदी है, और दृश्यवती जो नदी है वो सरस्वती को कहा जाता है, सरस्वती को कहा जाता है, और चेटांग को भी कहा जाता है दृश्यवती नदी। ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए इसके अंदर। और सबसे जो बड़ी नदी है वो कौन सी है आपकी, यमुना नदी है, जो 320 किलोमीटर में बहती है। ये चीजें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या आता है आपका, 83 क्वेश्चन है, कर्नल जिराड ने 1857 के क्रांतिकारी के विरुद्ध आक्रमण का नेतृत्व किसने किया। तो 1857 रिवोल्ट कह रखा आपको। इसमें आपका जो आंसर है देखो, पानीपत से तो नहीं होगा, रोहतक से भी नहीं, आंसर आएगा इसमें आपका मेवात का, ये नारनौल आएगा इसका आंसर, मेवात नहीं आएगा, नारनौल। देखो इन्होंने वैसे स्टार्टिंग जो की थी आक्रमण की, वो मेवात से ही स्टार्टिंग की थी, कहां तक, नारनौल की, कहां तक की थी, नारनौल तक। तो इसमें जो आंसर आपका दो नहीं हो सकते हैं वैसे आंसर तो, ठीक है, पर इसमें जो आंसर आएगा आपका नारनौल आएगा, क्योंकि पहले आक्रमण मेवात पे किया था, फिर आक्रमण कहाँ किया था, नारनौल। और इसमें अंग्रेजी सेना की क्या हुई थी, जीत हासिल कर ली थी उन्होंने। जैसे आपसे पूछा जाता है रोहतक से कौन थे, रोहतक से आपसे पूछा जाता है हडसन, हडसन के बारे में, अगर एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन, रोहतक से आपसे पूछा जाता है हडसन के बारे में, ठीक है। 1857 की क्रांति में से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 83 क्वेश्चन, 83 क्वेश्चन में क्या है आपका कि जनसंख्या 2011 के अनुसार हरियाणा की पुरुष साक्षरता दर बतानी है। क्या बतानी है इसमें, पुरुष साक्षरता दर। तो जो पुरुष साक्षरता दर है वो आपकी होगी इसके अंदर 84.1%, 84.1%। और जो महिला की साक्षरता होगी, अगर महिला पूछा जाए तो आपकी 65% होती है, 65% होती है। अगर हरियाणा की पूछे साक्षरता, वो होती है आपकी पुरुष साक्षरता। वैसे जो हरियाणा की साक्षरता वो 75% है, ठीक है। तो आपको ऑप्शंस के बारे में पता होना चाहिए, 75% आपकी साक्षरता है। और जो सबसे साक्षर, जो सबसे साक्षर जिला पूछा जाता है वो कौन सा आपका साक्षरता वाला जिला, वो आपका गुरुग्राम है, वो आपका गुरुग्राम है। और जो कम साक्षर है वो आपका कौन सा है, मेवात, मेवात आपका सबसे कम साक्षर। और यही जो अपोजिट है वो सेक्स रेशियो में अपोजिट है। अगर पढ़े लिखे लोग कहाँ पे ज्यादा है, गुरुग्राम के अंदर ज्यादा है, तो वहां पे जो आपका लिंग अनुपात है सबसे कम होगा। और जहां पे आपके क्या है, पढ़े लिखे लोग कम है, वहां पे जो आपका सेक्स रेशियो है, लिंग अनुपात, वो क्या होगा, सबसे ज्यादा है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, अपोजिट है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कलेसर जो राष्ट्रीय पार्क है वो अपनी सीमा साझा करता है। कलेसर जो राष्ट्रीय पार्क है वो अपनी सीमा साझा करता है। देखो जो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है तो पहले पता होना चाहिए आपको कहां पर है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। जो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है आपका, जो कलेसर राष्ट्रीय पार्क है, ठीक है, ये आपका है यमुनानगर में। और जो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है, इसको पार्क का जो दर्जा दिया गया है वो 2003 में दिया गया था। और ये यमुनानगर में पड़ता है, जहां पे साल के वृक्ष पाए जाते हैं आपके। कलेसर महादेव मठ भी है, जहां पर कलेसर महादेव मंदिर भी है, और उसी के नाम से कलेसर नाम पड़ा है। साल के वृक्ष पाए जाते हैं। और हरियाणा का सबसे जो बड़ा राष्ट्रीय पार्क भी कौन सा है, कलेसर है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी क्या है, कलेसर ही आपकी। और इसके अंदर देखो कलेसर है जो किस किस से सीमा बनाता है, एक तो आएगा आंसर आपका उत्तराखंड, और एक आएगा आपका आंसर इसके अंदर राजस्थान नहीं होगा, पंजाब भी नहीं होगा इसके अंदर आंसर, और एक आएगा हिमाचल प्रदेश। तो दो ही ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिससे सीमा बनाता है। तो आंसर 1 और 2, 1 और 2 किस में है, इस ऑप्शन में। तो ये ऑप्शन आएगा। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है, बता देता हूं आपको, जो यमुनानगर है वो एक ऐसा जिला है जो किससे लगता है, हिमाचल प्रदेश से भी लगता है, यूपी से भी लगता है, और उत्तराखंड से भी लगता है। एक मात्र ऐसा जिला यमुनानगर जो किससे लगता है, तीनों से लगता है, हिमाचल प्रदेश, यूपी और उत्तराखंड। अगर आपसे पूछा जाए जो यमुनानगर है उसकी सीमा हरियाणा से कितनी लगती है, यमुनानगर की सीमा आपकी उत्तराखंड से कितनी लगती है, वो लगती है आपकी 11 किलोमीटर लगती है। 11 किलोमीटर आप याद रखेंगे इसको, ठीक। वैसे हरियाणा के जो राज्य हैं उनकी सीमाएं कितनी लगती है, तो आंसर आएगा 5 है जो हरियाणा से सीमा बनाते हैं राज्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पंडित नेकीराम शर्मा के बारे में निम्नलिखित में से कथन असत्य है। तो पंडित नेकीराम शर्मा के बारे में आपको पता होगा, जिनका जन्म कहाँ हुआ, जिनका जन्म आपका भिवाड़ी में हुआ, जिनका जन्म आपका भिवाड़ी में हुआ था। और पंडित नेकीराम शर्मा जो होम रूल आंदोलन से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपको क्या बताना, असत्य क्या है, इसमें से गलत क्या है। तो इसका मतलब आपका पहला भी सही है, क्योंकि उन्होंने होम रूल आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई थी। और असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने भिवानी गांधी जी की एक जनसभा आयोजित करवाई। ठीक है, बिल्कुल सही है कि गांधी जी की एक जनसभा का आयोजन करवाया था असहयोग आंदोलन के अंदर। और भिवानी से एक साप्ताहिक जो संदेश पत्रिका है उसको अभी क्या किया था, प्रकाशन किया था। 1952 से 56 तक वे राज्यसभा के सदस्य रहे। तो ये राज्यसभा के सदस्य 52 से 56 तक नहीं रहे, ये गलत है इसके अंदर। तो ऑप्शन यही आएगा जो क्या है, गलत है इसके अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना। तो विवाह शगुन योजना के बारे में आपको बता रखा है कि एक विधवा की जो पुत्री है, विवाह हेतु 51,000 रुपए का अनुदान किया जाता है। ऐसी विधवा महिला की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। बिल्कुल दोनों ही क्वेश्चन क्या है, दोनों ही ऑप्शन आपके सही है बिल्कुल, कि ये भी सही है कि 51,000 रुपए पहले दिए जाते थे। अब इस राशि को क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। इस राशि को बढ़ा के क्या कर दिया गया, 71,000 रुपए कर दिए गए। कितना कर दिया गया, 71,000 रुपए कर दिए गए। और जो इसका ऑप्शन सही आएगा वो दोनों ही आएगा आंसर। दोनों मतलब ए और बी दोनों ही क्या है, सही है। ठीक। और अगर महिला खिलाड़ियों के बारे में पूछा जाए आपसे कि जो महिला खिलाड़ी हैं, अगर उनको बारे में पूछा जाए तो उनको कितने दिए जाते हैं, 31,000 रुपए दिए जाते हैं। 31,000 महिला, अगर महिला खिलाड़ी हो उनको जो विवाह शगुन दिया जाता है वो कितना दिया जाता है, 31,000। और इसमें कोई भी लिमिट नहीं है कि कितनी भी आपकी क्या हो सकती है, पारिवारिक वार्षिक आय हो सकती है। इसमें तो लिमिट है कि आपकी 1 लाख रुपए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भावांतर भरपाई योजना के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। तो भावांतर भरपाई योजना के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, तो इसमें आपको दिख ही रहा है कि आलू आपका है, प्याज है, टमाटर है, एक ही ऑप्शन है जो बिल्कुल अलग है, गन्ना। और जो भावांतर भरपाई योजना है हरियाणा में 2017 में चलाई गई थी। इसमें क्या किया जाता है, भावांतर भरपाई की जाती है। अगर जो फसल क्या हो जाती है या फिर जिसके रेट नहीं मिलते हैं उसको, उसमें क्या की जाती है, गवर्नमेंट भरपाई देती है, भत्ता देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 89 कि निम्नलिखित में से चित्रित धूसर मृतभांड स्थल है। पेंटिन ग्रेव ग्रेववेयर कहाँ पे, ग्रेवियर्स कहाँ पे मिलते हैं आपके, जो पेंटिन ग्रेवियर हैं वो कहाँ पे मिलेंगे आपके, वो इसमें आएगा आपका आंसर। जो चित्रित मृतभांड जो व्हाइट और ब्लैक रंग से क्या की जाती है, कलाकृति की जाती है, वो आपकी कहाँ मिलेगी इसके अंदर, वो आपकी मिलेगी भगवानपुरा, जो आपका पड़ता है कुरुक्षेत्र के अंदर, कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है। और बाड़ू है, जो बाड़ू ये आपका कैथल में पड़ता है। बाड़ू जो है यहाँ पर कैथल में पड़ता है। और यहाँ पे लहसुन के साक्ष्य मिले थे बाड़ू के अंदर, और कच्ची ईंटों के मकान भी। और भिरडाना, भिरडाना क्या है, एक सबसे प्राचीन साइट है, आर्कियोलॉजिकल जो साइट है भिरडाना सबसे प्राचीन साइट है, ये आपकी पड़ती है फतेहाबाद के अंदर, सबसे प्राचीन साइट। और बनावली क्या है, ये आपकी पड़ती है, ये भी आपकी फतेहाबाद में पड़ती है बनावली। ठीक, बनावली। तो ये आपको पता होना चाहिए आर्कियोलॉजिकल साइट के बारे में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है आर्कियोलॉजिकल, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है सेंटर ऑफ ब्रीडिंग सेंटर्स, कौन, ये जो एक्सीलेंस सेंटर आपके कौन से हैं, कहाँ कहाँ पर कौन से, ये भी पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट आपका एक्सीलेंस सेंटर के बारे में पहला क्वेश्चन क्या है, मिलान करने आपको, इसमें आपको मैच द फॉलोइंग दे रखा है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल के बारे में बताना है। वेजिटेबल का जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, फ्लावर का बताना आपको, फिर आपको फ्रूट का बताना है, फिर आपको बी कीपिंग सेंटर बताना है, मधुमक्खी पालन। तो इसमें से आपको देखो, अगर आपसे पूछा जाए वेजिटेबल, तो वेजिटेबल का जो सेंटर होगा वो होगा करनाल। आपका वेजिटेबल का सेंटर क्या होगा, करनाल। तो इसका जो ऑप्शन आएगा आपका ये आएगा। फ्लावर है जो, फ्रूट का देख लो, फ्रूट का आपका कौन सा होगा, वो सिरसा होगा। फ्रूट का कौन सा होगा, सिरसा। इसका मतलब ए का क्या आएगा, फोर्थ ऑप्शन किसमें, ए का फोर्थ ऑप्शन इन दोनों ऑप्शंस में है। और नेक्स्ट देखो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फ्रूट, फ्रूट कहाँ पे है, सिरसा में। तो सी का सेकंड ऑप्शन देखो किसमें, सी का सेकंड ऑप्शन इसमें। इसका मतलब यही ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है।
इससे क्या पता चला, ए का क्या आएगा फोर्थ, ए का क्या आएगा फोर्थ, वेजिटेबल फोर्थ में होगा, बी का क्या आएगा थर्ड, बी का आएगा आपका थर्ड ऑप्शन, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्लावर झज्जर में है, और फ्रूट का आपका सिरसा में, और बी कीपिंग है जो आपका कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र के अंदर है बी कीपिंग, ठीक है। हल्दी प्रोसेसिंग प्लांट भी आपका कुरुक्षेत्र के अंदर है, और फ्रूट का भी आपका, और अगर पूछा जाए ट्रॉपिकल फ्रूट पूछा जाए आपसे, ट्रॉपिकल फ्रूट का कहाँ होगा आपका, वो भी आपका कहाँ होगा, करनाल के अंदर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झज्जर जिले में कितने वन्यजीव अभयारण्य हैं, झज्जर जिले में कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगर देखो, अगर आपसे पूछे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में, तो टोटल जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है 8 है। अगर आपसे पूछे वर्तमान में, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है, 7 हो चुकी है, एक घट गई है इसमें, और घटी वाली कौन सी है, वो आपकी है अब्बूब शहर, वो आपकी अब्बूब शहर है। आपसे पूछा गया झज्जर जिले में कितने वन्य जीव अभयारण्य, तो कितने हैं, 2 ही वन्य जीव अभयारण्य जो झज्जर के अंदर है। झज्जर के अंदर 2 ही वन्य जीव अभयारण्य है, कौन कौन से हैं, एक तो आपका भिंडावास है, एक आपका है भिंडावास, और एक आपका है खप्परवास, एक आपका खप्परवास, और पंचकुला में भी 2 ही है, पंचकुला में भी आपके 2 हैं, एक तो आपका है खोलिए रहता, और एक वीर शिकारगढ़, वीर शिकारगढ़, 2 ही पंचकुला के अंदर है। और आपको एक याद रखना है, छिलछिला, छिलछिला जो है वो सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य है, छिलछिला सबसे छोटा है। हरियाणा के अंदर अगर पूछा जाए सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य तो कौन सा है, छिलछिला, जो कितना है 71 एकड़ में है, और जो पड़ता है कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है। और सबसे बड़ा कौन सा है, वो है कलेश्वर, सबसे बड़ा कलेश्वर, जो 1999 में बना, ठीक है। और सबसे पुराना पूछा जाए कि पहला कौन सा है, वो कौन सा है, वो भिंडावास है, सबसे सुंदर और सबसे पहला कौन सा है, भिंडावास। और ये वेटलैंड रिजर्व भी है, वेटलैंड रिजर्वेशन। आपके जो वेटलैंड रिजर्वेशन है वो कितने हैं, 2 वेटलैंड, 2 है, एक तो सुल्तानपुर और एक आपका है भिंडावास, ये आपकी वेटलैंड रिजर्वेशन है 2, सुल्तानपुर और भिंडावास, जो 2021 में बनाए गए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कि 2000 निम्नलिखित में से कौन से सबसे कम शहरी जनसंख्या है, तो जो सबसे कम शहरी जनसंख्या है वो आपकी पड़ती है मेवात के अंदर। मेवात क्या है, पिछड़ा है बिल्कुल, तो शहरी जनसंख्या क्या होगी, सबसे कम होगी इसमें। सिरसा जिला आपका क्या है, सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के हिसाब से, ठीक है। जींद को आप क्या कहते हैं, हार्ट ऑफ हरियाणा कहते हैं। महेंद्रगढ़ जो है आपका, उसमें क्या पाया जाता है, सबसे ज्यादा खनिज पाया जाता है, और इसमें महेंद्रगढ़ जो बसाया गया था, ये महेंद्रगढ़ का नाम राजा महेंद्र, राजा जो महेंद्र है उसके नाम पर रखा गया है, क्योंकि राजा जो नरेंद्र हुए थे, पटियाला के राजा नरेंद्र, उनके ही पुत्र कौन थे, महेंद्र, उनके नाम पे नाम रखा गया था। इसका प्राचीन नाम भी पूछा जाता है आपसे, कन्नौड़। कन्नौड़ एक ब्राह्मण जाति थी, और जिन्होंने क्या किया था, इसको बसाया था, और कन्नौड़ का किला भी यहाँ पे है, और बाद में इसको क्या कहा जाने लगा, महेंद्रगढ़ का किला कहा जाने लगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो क्या कौन सा क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट आपका आता है केएमपी। केएमपी क्या होता है, केएमपी एक्सप्रेस मार्ग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक। तो केएमपी का मतलब कुंडली मानेसर पलवल, क्या होगा, कुंडली मानेसर पलवल होगा इसके बारे में। इसकी जो फुल फॉर्म पूछी जाती है कभी कभी, कुंडली मानेसर पलवल, ये आपका एक्सप्रेस वे है, जिसको आप हिंदी में कहते हैं पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेस वे भी कहा जाता है इसको, पश्चिमी परिधीय। किस तरह से है देखो, जैसे मान लो एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, यहां से ये गुजरा हुआ है और ऐसे गुजरा हुआ है, ये आपका के, ये एम, और ये आपका पी, और ये आपका यहीं पे के, और ये जी, और ये पी, और जो इसकी लेंथ है वो बिल्कुल 134.6 किलोमीटर पड़ती है,
4.6 किलोमीटर पे बना हुआ है फ्लाईओवर, जिसको कुंडली, कुंडली कहाँ पड़ता है आपका, के की फुल फॉर्म होगी कुंडली, एम का मतलब होगा मानेसर और पी का मतलब होगा पलवल। यह बीच में होगी आपकी दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में ना है कुछ जो ट्रैफिक है वो बाहर से निकाली गई है, और यह है केजीपी कुंडली गाजियाबाद पलवल। इसकी लेंथ इससे ज्यादा है, इसको क्या कहते हैं आप, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, इसको आप कहते हैं वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, ठीक है। और इसकी जो स्थापना की गई थी नरेंद्र मोदी द्वारा 2018 में की गई थी, और 2006 से प्रोजेक्ट क्या स्टार्ट है। केजीपी मतलब कुंडली, मानेसर और पलवल, और इस पे कितने शहर बसाए गए हैं, 5 शहर बसाए गए हैं, सोनीपत, फरीदाबाद, गुरुग्राम, ठीक है, और ये चीजें बसाई गई हैं इस पे। तो आपका इसमें क्या है, देखो वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस के रूप में जाना जाता है इसको, और इस पे क्या बसाए गए हैं, 5 शहर बसाए गए। इसका मतलब दोनों ही क्या है, सही है, दोनों ही इसके अंदर सत्य हैं आपके, तो दोनों ही ऑप्शन क्या है इसके अंदर आपके सही है। तो इसमें दोनों ही ऑप्शन क्या है, सही। तो ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं बिल्कुल उसमें दोनों ही ऑप्शन सही रहते हैं। तो हरियाणा में अगला क्वेश्चन है कि कितने तहसीलें हैं हरियाणा में, हरियाणा में आपकी कितनी तहसीलें, तो इसमें आएगा आपका 93 आंसर आएगा इसमें। कितनी तहसीलें आपकी, 93 हैं। वैसे तो अभी 94 हो चुकी है आपकी, और उप तहसीलें पूछी जाए आपको, तहसीलें तो आपकी 93 है, उप तहसीलें पूछी जाए तो कितनी है, 49 है इसमें। तो आपको इसमें 2011 का डाटा दिया गया है, वो आपको पढ़ना होगा इसके अंदर, 2011 का डाटा। और जिसमें जैसे मान लो गांव पूछा जाता है, 6841 गांव आपके, सबसे ज्यादा गांव कहाँ पे है, यमुनानगर के अंदर, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, और कुछ योजनाएं भी पूछी जाती है, ठीक है। तो हमारा ये आज का पेपर 2018 का कंप्लीट होता है, ठीक। आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, और यही सीरीज हम, ये पार्ट 1 है, और इसका भी आगे पार्ट होगा, 5 साल के पेपर हम करवाएंगे सोल्व, ठीक है। तो इनको आप अच्छे से देंगे, और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं, ठीक है। तो और चैनल को और सब्सक्राइब और आप बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपका क्या हो कि जितनी भी यूट्यूब वीडियो बनेगी उसमें आपका जो बेल आइकन दबाओगे तो आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आप कर सकते हो। थैंक यू।